नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तमाम प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप सभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी बोर्ड का है जो मुझे मिला है। देखिए, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, संगीत का क्वेश्चन, उसमें ये नहीं है कि अगर किसी बोर्ड में पूछा गया तो आपके बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन होता है, आप कहीं से भी पढ़े, रिवाइज से मतलब है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पेंसिल से स्किनिंग जी यहाँ पे जो टिकिंग किया गया है, इस पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये जब मैं स्टडी किया था उस समय उसी समय का है, तो इसको फिर से इरेज करना ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग उस पर ध्यान ना देंगे। हो सकता है इसमें जो टिक लगाया गया है ये मतलब रॉन्ग भी पाया जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने माध्यम से हम सभी मिल करके इसको इसमें बाय द वे किसी तरह का वो मिस्टेक हो तो उसको भी हम लोग करेक्शन करते हुए समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिवाइज से मतलब रखते हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है, आप यकीनन विश्वास रखिए कि सारे आपके गेस क्वेश्चन हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, सभी पूछने की संभावना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तबले की थाप को क्या कहते हैं? देखिए, थाप जो देते हैं ना तबले की, उसे तो जर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है, ऑप्शन में तो जर्ब नहीं है, तो जर्ब के बाद अगर तबले की थाप की अगर बात बोले तो मेरे ख्याल से सम होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जर्ब होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर करिएगा। ताल का ठेका शुरू होने पर, चूँकि दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, हो सकता है कि बाय द वे किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है, चूँकि संगीत के कंटेंट अलग अलग पुस्तक में अलग अलग कंटेंट मिल जाते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक और स्टूडेंट का हम लोग का वो बात है, हम सभी साथी है, मिलकर एक दूसरे के साथ सीखना है, ठीक है। तो बाय द वे किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट करते हैं, तो उस पर मेरे साथ साथ तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं उनका भी ध्यान जाता है और वे करेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए, ताल का ठेका शुरू होने पर उसे क्या कहते हैं? ताल का जो ठेका शुरू होता है, ताल का ठेका शुरू होने पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे ठेका कहते हैं, ठीक है। जो ठेका बजता है उसे ठेका कहते हैं। जो ताल ठेका होता है उसको बोल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ठेका हो जाएगा। लय की चाल को क्या कहते हैं? लय की चाल यति होता है। देखिए, यति जो होता है ना, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका पिपलिका, गोपुक्षा, मृदंगम और समा, ऐसे करके होता है। मैं मिस कर रहा हूँ 2 नाम और, ठीक है। जो लेकिन इतना समझिए, गति का जो प्रकार होता है 5 प्रकार का होता है, और लय की चाल यही गति होता है। अलग अलग चाल में जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से उनका नामकरण हुआ है। संगीत में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? संगीत में जो शुद्ध स्वर होते हैं दोस्तों, 7 शुद्ध स्वर होता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और उसमें 5 विकृत मिला देते हैं तो 12 विकृत स्वर हो जाता है, कुल स्वर हो जाते हैं, ठीक है। संगीत में विकृत स्वर कितने हैं? संगीत में विकृत स्वर 5 हैं। संगीत में शुद्ध और विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये 12 है। दोस्तों, ये लगभग प्रीवियस ईयर में मुझे लग रहा है 8-10 वर्ष पहले का क्वेश्चन है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तमाम एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन जितने भी आपके समक्ष आ रहा है, मैं बोल ही रहा हूँ कि उस पर ये मुहर नहीं लगा हुआ है कि अगर किसी दूसरे बोर्ड का है या किसी पहले साल का है, बहुत पहले साल का है, तो बार बार नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट यही रहता है, इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन पूछते रहता है। भरत मुनि के अनुसार सरल स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है? भरत मुनि के अनुसार, चूँकि देखिए प्राचीन विद्वानों ने अंतिम श्रुति पे माना है स्वरों का स्थापन। तो षड्ज की बात है तो षड्ज के कितने श्रुति हैं? 4 श्रुति हैं। सा म प के 3 स्वर ऐसे हैं जिनके 4 श्रुति हैं। तो अगर 4 श्रुति हैं उनके, तो जो पहला स्वर षड्ज होता है तो 1 2 3 4, यानी कि 4 जो हम लोग का 1 2 3 4, तो ये हम लोग का अंतिम श्रुति आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का षड्ज स्थापित होगा, ठीक है। राग की कितनी जातियाँ? राग की कुल जातियाँ अगर आ जाए, राग की कुल जातियाँ, तब 9 हो जाएगा। वैसे राग की जातियाँ अगर केवल पूछा है राग की कितनी जातियाँ, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कुल लगाया रहता या उप जातियाँ अगर लगाया रहता तब 9 हम लोग का आंसर होता, लेकिन राग की कितनी जातियाँ हम लोग का आंसर 3 हो जाएगा। राग की उप जातियाँ 9 हो जाएगा। और 9 कैसे हो जाएगा? औडव, साडव, औडव, साडव और संपूर्ण 3 तो मुख्य जातियाँ होती हैं, लेकिन फिर ऑडव से ऑडव, ऑडव, फिर ऑडव साडव, फिर ऑडव संपूर्ण, इस तरह से 3 से फिर 3 बनेगा, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग का 9 हो जाता है। जब किसी राग के आरोह में 7-7 स्वर लगते हैं तब किस जाति का राग कहलाएगा?
ये बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बोले हैं ना कि आप लोग टिक के हिसाब से मत जाइएगा, ये बिल्कुल गलत है। टिक के हिसाब से आप ना जाइएगा, टिक बाय द वे गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 7-7 स्वर का पेयर है। राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? किसी भी राग के मुख्य स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। वादी स्वर को उसकी उपाधि, किसकी उपाधि मिली है? वादी स्वर जो राग में होता है उसे राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और लेकिन बेसिक को बेसिक नहीं समझना है, कंसेप्ट यहाँ से बिल्डअप करना है। ठीक है, हो सकता है बेसिक से ही कुछ कंसेप्ट ऐसा बन जाए कि हम लोग का हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमारा यही प्रयास रहता है दोस्तों, आपको हर तरह का मतलब वो दे दें, कंसेप्ट भी दे दें, क्वेश्चन भी दे दें। समवादी स्वर का स्थान वादी स्वर में कैसा है? समवादी स्वर का स्थान वादी स्वर में कैसा है? तो यहाँ पे समवादी स्वर का स्थान वादी स्वर में कैसा है, ये मध्यम आंसर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं मतलब कि कुछ क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है क्या। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना कहाँ हुई? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना आपके मुंबई में हुई। ठीक है, और किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक शायद ये रविशंकर के द्वारा किया गया क्या? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, थोड़ा सा मैं भी क्लियर हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत सरकार ने पंडित रविशंकर को किस रत्न से मतलब कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अल्लाह रखा खां साहब का जन्म कहाँ हुआ है? जम्मू आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंगमाला स्टूडियो में संगीत निर्देशन का पद किसने संभाला? अल्लाह रखा खां। ठीक है, रंगमाला स्टूडियो में संगीत निर्देशन का पद संभाले थे अल्लाह रखा खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित रविशंकर के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले संगीतज्ञ हैं, मतलब कि कौन से संगीतज्ञ अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन इनमें से किससे संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन इनमें से किससे संबंधित हैं? ठीक है, देखिए जाकिर हुसैन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तबला वादक थे। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। अल्लाह रखा खां से इनका संबंध है। इमदाद खां के पुत्र का नाम बताइए। इमदाद खां के पुत्र इनायत खां। देखिए दोस्तों, ये इनायत खां और इमदाद खां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में मुझे ख्याल है शायद देखने को मिले थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी ईयर का हो, हम लोगों को इससे मतलब नहीं रखना, हम लोग को रिवाइज से मतलब रखना है, कंसेप्ट बिल्डअप करना है। बहुत कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है। इनायत खां अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ किस पद पर नियुक्त किए गए? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कोर्ट म्यूजिशियन सही है। मुश्ताक अली खां ने किस वादन में शोहरत हासिल की? मुश्ताक अली खां सितार वादन में शोहरत हासिल की। निम्नलिखित में से कौन इंदौर के निवासी थे? इंदौर के नाना पानसे थे। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग का है, नाना पानसे अपना एकांत समय किस वादन व्यतीत करते थे? सबसे पहले आपको बता दें, नाना पानसे तो पखावजी थे, तो पखावज में इसका आंसर हो जाएगा। वामन राव चांद बड़कर को तबले की शिक्षा किसने दी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने दी। तबले के कितने वर्ण बताए गए हैं? दोस्तों तबले के 10 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा बोल दोनों हाथों द्वारा निकाला जाता है? त्रक। ठीक है, त्रक जो है दोनों हाथों से निकाला जाता है। जिन रागों में पंचम वर्णित होता है उनमें तबला किस स्वर में मिलाते हैं? जब पंचम वर्णित हो जाएगा दोस्तों, जिन रागों में पंचम वर्णित हो जाएगा उनमें तबला किस स्वर में मिलाते हैं? ठीक है, तो ये मुझे षड्ज और मध्यम आंसर हो सकते हैं, वैसे मध्यम होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, मैं सही हूँ या गलत हूँ ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मध्यम इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपका पंचम वर्जित है तो उसमें मध्यम पे लगना चाहिए। यदि तबला अधिक चढ़ा उतरा हो तो किस प्रकार मिलाएंगे? अगर अधिक चढ़ा उतरा हो तो गट्टों को ठोक पीट करके मिलाते हैं, जैसा कि जितने भी लोग तबला बजाते होंगे वो लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। ठीक है, तबले के मुख्यतः कितने घराने माने जाते हैं? तबले के मुख्यतः 6 घराने माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्रुखाबाद, दिल्ली, ये सब बहुत ही फेमस घराने हैं। बनारस घराने भी तबले बजाए जाते हैं, वहाँ पे भी। कल्लू खां व मीरू खां किसके शिष्य थे? कल्लू खां और मीरू खां सिताब खां आंसर हो जाएगा। किशन महाराज के गुरु का नाम कंठे महाराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, चांटी का प्रयोग अधिकतर कहाँ हुआ? तो दिल्ली बाज में। ठीक है, और दिल्ली बाज को किनार का बाज भी बोला गया है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है?
संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कुल 33 है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पूड़ी के चारों ओर लगी चमड़े की गोट को क्या कहते हैं? तो उसको चाटी कहते हैं। ठीक है, पूड़ी के चारों ओर लगी जो चमड़े की गोट होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गट्टों को नीचे खिसकाने पर तबले का स्वर क्या होता है? ऊंचा होता है। दोस्तों देखिए, बुक में तो अक्सर आंसर गलत दिए रहते हैं। बुक पे जल्दी बहुत सारा कंटेंट अलग अलग बुक में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट आपको करने का प्रयास किया हूँ। मेरे हिसाब से जो भी अच्छा हुआ है मैं उसको संशोधन करके आपको दे रहा हूँ। बाय द वे, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ ही सीख रहा हूँ, आप मेरे से सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो उसको आप दिल पे ना लगे। बाय द वे, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको मतलब कि विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और मैं उसको आप सभी के माध्यम से सीख भी लेता हूँ। तो अगर आपको बाय द वे किसी क्वेश्चन में कभी भी कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट करने से होता क्या है कि मुझे भी पता चल जाता है बाय द वे अगर मेरी कोई गलती रहती है तो, और जो हमारे साथी बाय द वे किसी कंटेंट में अगर उनको मिस हुआ तो वो कमेंट ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो कमेंट में वो अगर देख लेते हैं तो उनका भी सुधार हो जाता है। तो किसी भी तरह से हम सभी को सीखना है, सफल होना है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन दाहिने हाथ के बोल नहीं है? तो इसका आंसर धी सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए या पुराने हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को आप भी सपोर्ट करें। ठीक है, आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आगे बढ़ने का भी एक जरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बाएं हाथ के बोल कौन से हैं? तो कहो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन घनवाद मंजीरा है। सबसे प्राचीन बात मंजीरा है। ठीक है, और दोस्तों अवनदवाद का सबसे प्राचीन वाद कौन सा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पखावज को और किस नाम से जाना जाता है? मृदंगम को। पखावज को और मृदंग के नाम से जाना जाता है। ये शायद दक्षिण संगीत में मृदंग के नाम से जाना जाता है। जब्र के आकार से मिलता जुलता पुष्कर कहलाता था मर्दल। जब्र के आकार से मिलता जुलता पुष्कर कहलाता था मर्दल। दोस्तों ये जब्र वाद मैं रियली नहीं देखा हूँ। मैं देखिए, मैं जो भी हूँ मैं छिपाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक हौवा बना दूं कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, बहुत बड़ा टीचर हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह हूं। मैं आपका साथी हूं, मैं आपके माध्यम से सीख रहा हूं, आप मेरे माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैं अगर मेरे से कोई भूल होती है या मुझे कुछ मालूम नहीं रहता है तो मैं उसको विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सीखना है। अभी हम सबको बहुत सीखना है, मुझे भी सीखना है, आप सभी को सीखना है, और यही भावना हम सभी को रखना चाहिए। खासकर संगीत के विद्यार्थियों में विनम्रता ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, भवानी प्रसाद पखावजी को भातखंडे जी ने क्या कहकर संबोधित किया? भवानी प्रसाद पखावजी को भातखंडे जी ने अप्रीतम पखावजी कहा। अप्रीतम, भवानी प्रसाद पखावजी को भातखंडे जी ने अप्रीतम पखावजी कहकर संबोधित किया था। पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? आटा को कम करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था शायद, ये मुझे कहीं ख्याल है अभी हाल फिलहाल में बिहार के किसी एग्जाम में शायद पूछा गया था। संगीत रत्नाकर में मृदंग के वर्ण कितने माने गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में मृदंग के ये आंसर तो दोस्तों 16 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 18 दिया हुआ था। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लूँगा। वैसे अगर आप कोई इसमें अगर जो लोग कंफर्म हो इसको ज़रूर बताएंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे हिसाब से 16 आंसर होना चाहिए, लेकिन 18 पुस्तक में दिया हुआ था। जब मैं पढ़ा था उसी समय ये टिकिंग किया हूँ। ठीक है, मैं अपने तैयारी के समय। जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली आंच निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो जो जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली आंच निकलती है वे आश्रित बोल कहलाते हैं। इनमें से कौन सा पखावज का बोल नहीं है? तो ख नहीं है। क, ध, ग ये सब तो लगता है, लेकिन ख नहीं लगता है। ठीक है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर को खोजने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पखावज का बोल प्रचार में नहीं है? तो ता, दी, ध, थू नहीं सुना गया कहीं। ठीक है, थू, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मृदंग वादक आश्रित बोल मानते हैं। आधुनिक मृदंग वादक आश्रित बोल मानते हैं धा को। ठीक है, तबला की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तबला की उत्पत्ति देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक तबला नाम की अरबी शब्द से, ठीक है, अरबी भाषा के तबल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो अरबी इसका आंसर बिल्कुल सही है। उस्ताद अल्लाह रखा का उस्ताद अल्लाह रखा किस बाज से संबंधित है? तो इसका आंसर बिल्कुल पंजाब बाज से ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और अहमद जा थिरकवा एक बहुत ही फेमस तबला वादक है दोस्तों, वो आपके फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है। अक्सर अहमद जा थिरकवा के बारे में उनके बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस
सीरीज़ में, इस वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और मैं साथियों आपसे मैं वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूंगा और तमाम कंसेप्ट भी आपका क्लियर कर दूंगा। तो आप एकदम निश्चिंत से रहें, विश्वास के साथ आप हमारा साथ निभाइए, मैं अपना वादा निभाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को चलिए अगले वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट किया करिए दोस्तों। आपके सहयोग का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।